अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। नाइन्थ फिज़िक्स के साथ मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या होती हैं, फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन उसको प्रूव भी किया। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसको प्रूव करना है। ठीक है जी। तो अब जैसे कि देख सकते हैं पिछले लेक्चर के अंदर हमने ग्राफ ड्रा किया था ओ ए बी सी और डी। ठीक है, ओ से लेके डी तक टी था। ठीक है, ओ से लेके ए तक ये वी आई था। ये इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैं तफसील के साथ समझा चुका हूँ। ठीक है जी। उसके बाद ओ से लेके टोटल जो है यहाँ तक, इसको भी आप बी कह सकते हैं। ठीक है जी। ओ से लेके बी मतलब ओ से लेके ए तक वी आई था, ओ से लेके बी तक जो था वो वी एफ था। तो जाहिर है फिर ए से लेके बी तक वी एफ माइनस वी आई है। ठीक है जी। अगर ए बी वी एफ माइनस वी आई है तो बी सी भी वी एफ माइनस वी आई होगा। अगर ओ ए वी आई है तो सी डी भी क्या होगा? वी आई होगा। अगर ओ डी टी है तो ए सी भी हमारे पास क्या होगा? टी होगा। इस लाइन को हमने एक्सेलरेशन के साथ जाहिर किया था। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर तफसील से बता चुका हूं। ठीक है जी। आज हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो प्रूफ करनी है। ठीक है जी। अगर आप इसको देखें तो ये होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ठीक है जी। ये इक्वेशन हमने प्रूफ करनी है। ठीक है जी। तो बहुत ही सिंपल सी इसके अंदर टर्म्स यूज हुई हैं। एस जो है ये तय करदा फासला है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है और ए जो है एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे। ठीक है जी। आगे भी टी है तो वो भी टाइम। अच्छा, इन चीज़ों को हमने प्रूफ करना है और ये इक्वेशन हमने बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि जो तय करदा फासला है ये किस तरह हम फाइंड करेंगे। ठीक है जी। इक्वेशंस ऑफ मोशन से पहले ग्राफ में जो है ये डिस्कस किया गया है कि अगर कोई ग्राफ है ना तो ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो तय करदा फासले के बराबर होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास यूं कह लें ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और यहां पे ग्राफ बन रहा है ये वाला। ठीक है, तो ये ग्राफ है। अब ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा ये सारा एरिया ये तय करदा फासले के बराबर होता है। द एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है जी। अच्छा, अगर इससे हट के कोई ग्राफ आ जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे इस तरह का ग्राफ ना हो, किसी और जो है ये शक्ल में हो, जैसे मैं लेट कर लेता हूं यहां पे ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, अब को ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है ऐसे। ठीक है, तो ग्राफ के नीचे का ये सारा एरिया होगा, ये भी तय करदा फासले के बराबर होगा। अच्छा, उसके बाद अगर ग्राफ इससे भी हट के आ जाता है, मतलब कुछ यूं कह लें कि ऐसे आ जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो होता है ये सारा ग्राफ के नीचे का टोटल एरिया होगा ये सारा। ठीक है, और ये सारा तय करदा फासले के बराबर होगा। तो हमने क्या करना है कि हमने जस्ट तय करदा फासला ही मालूम करना है यहाँ पे। ठीक है जी। तो अगर तय करदा फासला मालूम हो गया तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो प्रूव हो जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो ग्राफ है इस शक्ल के अंदर, ये ग्राफ बेसिकली ये वाला है। ठीक है, ऐसे मतलब इस तरह ये शक्ल दी हुई है। यूं कह लें कि ऐसे ये ग्राफ है। ये बात की समझ आ रही? ठीक है, हमने इसको जो है वो कंसाइडर कर लिया, मतलब इसको हमने दो हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया। तो ये लाइन जो है ये ऐसे लगी हुई है, ग्राफ के अंदर शामिल नहीं है। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ हमारे पास है ए बी लाइन। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं लाइन ए बी, ये हमारे पास ग्राफ है। तो ग्राफ के नीचे का जितना भी एरिया होगा वो तय करदा फासले के बराबर होगा। अब हमारा टारगेट क्या है कि हम अगर ए बी के नीचे वाला एरिया फाइंड कर लें तो फिर हमारे पास तय करदा फासला आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये एरिया फाइंड कैसे करें। तो भाई सिंपल ये है, बहुत ही सिंपल है। आपके सामने ग्राफ के नीचे दो शक्लें बनी हुई हैं, दो डिफरेंट शक्लें जिनसे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं।
एक शक्ल आपके पास बन रही है ACB, ठीक है, और दूसरी शक्ल आपके पास बन रही है OACD। तो भाई इसको आप जानते हैं कि ये ट्राइंगल होती है और इसको आप जानते हैं कि ये रेक्टेंगल होती है। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे मालूम करना है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे मालूम करना है, ये मैं फार्मूला आपको बता देता हूं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, ये वाला एरिया, फिर उसके बाद आपने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया, फिर दोनों को जमा करेंगे तो टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा। और वही टोटल एरिया किसके इक्वल होगा, तय करदा फासले के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल का जो है वो एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला आप मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि ये जो है इसका फार्मूला ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं यहां पर लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, मुसल्लस का एरिया, ये बराबर होता है जी हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है जी। तो बेस क्या है, बेस कायदा होता है ये वाली लाइन, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है ये वाली लाइन, ठीक है जी। तो यहां पे बेस कितनी है, T है, ठीक है, तो मैं यहां पे T लगा दूंगा। और यहां पे परपेंडिकुलर कितना है, VF माइनस VI। और हरकत की पहली जो मसावात थी उसके अंदर हमने पढ़ा था VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अगर हम VI को उधर लेके जाएं तो क्या बन जाएगा, VF माइनस VI इज इक्वल टू AT। तो इसका मतलब ये हुआ कि VF माइनस VI की जगह पे हम AT लिख सकते हैं। तो VF माइनस VI किसके इक्वल होगा, AT के इक्वल होगा। तो यहां पे हमारे पास परपेंडिकुलर कितना बन जाएगा, ये वाला, यानी कि AT बन जाएगा। तो इधर हम लिखेंगे AT, अब इन दोनों को ज़रब देंगे T और AT को, तो बन जाएगा हाफ AT स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया कितना होगा, हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आप करेंगे लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक है जी, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को अगर आप ज़रब दे दें तो एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर लंबाई क्या है, ये वाली, ठीक है, जिसको हम T कह रहे हैं, और चौड़ाई क्या है VF। आप इनमें से इसको लंबाई कह सकते हैं, इसको चौड़ाई कह सकते हैं, यानी कि इसको लेंथ ले सकते हैं, इसको विड्थ ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं इसको लेंथ ले रहा हूं और इसको विड्थ ले रहा हूं, तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करेंगे तो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो बराबर हो जाएगा T मल्टीप्लाई VI। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, VIT, ठीक है जी। मैं यहां पे इसका एरिया लिख रहा हूं, रेक्टेंगल का एरिया, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, T मल्टीप्लाई VI, तो इसको हम लिख सकते हैं VIT, ठीक है। अब देखो दोनों का हमने एरिया मालूम कर लिया, मुसल्लस का एरिया हमारे पास आ गया हाफ AT स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास क्या आ गया, VIT। अगर हम इन दोनों को जमा करें तो AB ग्राफ के नीचे का टोटल एरिया आ जाएगा, और वो टोटल एरिया किसके इक्वल होगा, तय करदा फासले के इक्वल होगा। तो यहां पे मैं फार्मूला लिख रहा हूं टोटल डिस्टेंस, ये बराबर होगा टोटल एरिया अंडर द ग्राफ, यानी कि टोटल डिस्टेंस बराबर होगा टोटल एरिया अंडर द ग्राफ, के कुल एरिया ग्राफ के नीचे, कुल फासला ग्राफ के नीचे के कुल एरिया के बराबर होगा। ये मैंने यहां पे एक फार्मूला लिख दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको जो है ये टोटल एरिया जो हमारे पास ये सिंगल नहीं है बल्कि दो हिस्सों में है, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल है और एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अगर हम इन दोनों को जमा कर दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मुसल्लस का एरिया जमा रेक्टेंगल का एरिया, अगर हम इनको जमा कर दें तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, अब टोटल डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस को हम S से जाहिर करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस इसको हम S से ही जाहिर करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस की जगह पे हम S लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो टोटल एरिया अंडर द ग्राफ है इसको मैं दो हिस्सों में अलग अलग लिख रहा हूं जी। तो मैंने यहां पे लिख दिया टोटल डिस्टेंस जो है, यानी कि S वो इक्वल होगा ये टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। अब ये इसको मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ग्राफ के नीचे का टोटल एरिया इन दोनों के बराबर है ना, दोनों के मजमूए के बराबर। तो पहले मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB, ठीक है, प्लस जमा कर दिया मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, यानी कि ये हमारे पास रेक्टेंगल है इसका एरिया OACD, ठीक है जी। अब ये S हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, ट्राइंगल का एरिया हमारे पास है हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे हाफ AT स्क्वायर, फिर हमारे पास यहां पे प्लस लगा हुआ है,
और अब हमारे पास है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया कितना है, वी आई टी, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, वी आई टी। अब इसको तरतीब लगा के लिख लें, S इज इक्वल टू वी आई टी को पहले लिख लें और हाफ ए टी स्क्वायर को बाद में लिख लें। अगर ना भी लिखें तो कोई भी मसला नहीं है, ठीक है, आपको मार्क्स पूरे ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसको शुरू में लिख लें और इसको आखिर में लिख लें तो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास। तो ये बन जाएगा वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर विच इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारे पास हरकत की दूसरी मसावात आ गई और ये इसका प्रूफ है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने सेकंड इक्वेशन को प्रूफ करना था। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसके अंदर इंशाल्लाह हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको प्रूफ करेंगे। वो इक्वेशन बहुत ही अहम होगी, ठीक है। अब पेपर के अंदर अगर आप उठा के देखें ओल्ड पेपर, ठीक है, तो वहां पे आपको वो इक्वेशन जरूर नजर आएगी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो बहुत ही अहम होगा, उसके अंदर हमने बहुत ही अहम क्वेश्चन पढ़ना है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।